नमस्कार। अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो देश में कोरोना केसेस काफी बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। तो चलिए आप खबरों में आगे बढ़ते हैं और देहरादून से खबर लेते हैं, जहां पर बिजली कर्मचारियों के हड़ताल का असर अब दिखने लगा है। प्रदेश में कई परियोजनाओं में बिजली उत्पादन में कमी देखी जा रही है। ढकरानी, ढालीपुर, तिलोथ, खोदरी, कुल्हान, चीला और खटीमा परियोजना में हड़ताल के कारण ये बंद है, जिसकी वजह से बिजली उत्पादन में कमी आ गई है। आपको बता दें कि बिजली कर्मचारी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे हैं और सोमवार को अधिकारी और कर्मचारियों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन बात नहीं बनी, जिसके बाद से हड़ताल पर चले गए हैं कर्मचारी। और इसी पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर सत्येंद्र बर्थवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, मुसीबत बहुत ज्यादा हो गई है बिजली कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद। कौन से ऐसी परियोजनाएं हैं जिस पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है? नीलू, मैं आपको बता दूं तो कि जो मुसीबत की हम बात करें तो उत्तराखंड जो ये ऊर्जा कर्मचारी हैं, जब से ये हड़ताल पे गए, देर रात से हड़ताल पे हैं। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ होने लगी। वहाँ जो बिजली कटौती वहाँ शुरू हो गई। भले ही इसका असर देहरादून, हरिद्वार या नैनीताल जैसे बड़े जो इलाके हैं वहाँ अभी असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन पहाड़ी जो क्षेत्र है उनका असर देखने को मिल रहा है। जिसका बड़ा कारण ये है कि क्योंकि करीब आधा दर्जन जो बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो ठप पड़ गई हैं। उन पर विद्युत जो उत्पादन है वो बंद हो गया है, क्योंकि कर्मचारी हड़ताल पे हैं, जिस कारण ये परियोजनाएं फिलहाल बंद हो गई। जिसका असर अब धीरे धीरे, अगर जल्दी ये हड़ताल की जो इनकी मांगे हैं इनको पूरा नहीं किया जाता या हड़ताल खत्म नहीं होती है, तो आगे इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। नीरू, तो क्या इसको लेकर बिजली की किल्लत होगी और आम लोग भी इससे परेशान हो सकते हैं क्या आगे आने वाले दिनों में, अगर ये हड़ताल लंबी खिंचती है तो? बिल्कुल बिल्कुल नीलू, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, जो दूरस्थ इलाके हैं, वहाँ इसका असर अभी से ही देखने को मिल रहा है। कई कई जो इलाके हैं वहाँ घंटों से बिजली नहीं आई है, क्योंकि उत्पादन ठप पड़ गया है। और इसका असर, अगर जल्द हड़ताल दूर नहीं होती है या हड़ताल खत्म नहीं होती है, तो इसका असर जो बड़े महानगर हैं वहाँ भी जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है। अगर बिजली कर्मचारियों की मेन बात की जाए जिसको लेकर ये हड़ताल पर गए हैं, वो कौन सी मांग ऐसी है जिसको लेकर अड़े हुए हैं बिजली कर्मचारी? नीलू, क्योंकि 14 सूत्रीय ये मांगे हैं, जिसमें वेतन विसंगति है, ग्रेड पे है, एसीपी जैसी ये 14 सूत्रीय मांगे हैं, जिनको लेकर कल करीब 12:30 बजे ऊर्जा सचिव से इनकी मीटिंग शुरू हुई थी। और 9:30 बजे तक, देर रात 9:30 बजे तक ये मीटिंग चली, जिसमें मुख्य सचिव के साथ भी मीटिंग हुई, लेकिन वार्ता लास्ट में विफल रही। क्योंकि इनकी जो मांगे हैं, इनका ये कहना है कि हमारी जब तक सभी मांगों पर सरकार या प्रशासन गंभीर रूप से गंभीरता नहीं लेती है, तब तक ये हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। आज भी मीटिंग का दौर शुरू होगा। एक बार इन जो कर्मचारी हैं उनको मनाने की कोशिश की जाएगी, और कुछ ही देर बाद ये भी बताया जा रहा है कि कुछ ही देर बाद एक बार फिर मीटिंग की कॉल होगी और मुख्य सचिव इस स्तर पर ठीक है, तो एक अभी फिर भी मीटिंग बातचीत शुरू। का रास्ता खुला रखा गया है और किसी तरह से इन्हें मनाने की कोशिश, क्योंकि बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है जो बिजली परियोजनाएं हैं और सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाकों में, जहां पर बिजली की आपूर्ति इस वक्त कई जगहों पर ठप पड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और उत्तरकाशी से खबर लेते हैं, जहां पर बिजली विभाग के कर्मचारी मंगलवार आधी रात से हड़ताल पर चले गए। वहीं हड़ताल के कारण मनेरी भाली के बिजली केंद्र में उत्पादन ठप हो गया है। बताया जा रहा है कि दोनों परियोजनाओं की बिजली आपूर्ति ठप होने से 8 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। बिजली विभाग के कर्मचारी पेंशन बहाली, टाइम स्केल की व्यवस्था समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। और उत्तराखंड कांग्रेस के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद गणेश गोदियाल संभालेंगे। सुबह 10 बजे एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है और उनके साथ हरीश रावत, प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस ने भनियावाला, डोईवाला, दून में स्वागत की तैयारी कर रखी है। दोपहर 1:30 बजे शहीद स्थल जाएंगे और फिर 3 बजे प्रदेश अध्यक्ष का पदभार गणेश गोदियाल संभालेंगे। आज ही 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी अपना पद संभालने वाले हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, गणेश गोदियाल आज अपना पद संभालने वाले हैं, तो किस तरह की तैयारी है और कहां-कहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया उनके स्वागत के लिए?
बिल्कुल नीलू, अभी खबर हमारे पास है कि अब से कुछ देर में दिल्ली से पहुंचने वाले हैं गणेश गोदियाल एयरपोर्ट में। उनके साथ हरीश रावत रहेंगे, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और 2 सह प्रभारी भी रहेंगे। उसके बाद भानीवाला, फिर डोईवाला, उसके बाद देहरादून में एंटर करते हुए जहां जहां अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए और वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। इसके लिए जो विधायक है, सभी 10 विधायक जो कांग्रेस के अभी हैं, वो सभी मौजूद रहेंगे। 4 कार्यकारी अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। हरीश रावत जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है, जो सबसे बड़ा चेहरा इस वक्त कांग्रेस का यहाँ पर है, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और कांग्रेस कुल मिला के आज एक तरीके से अपना पूरा शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहती है बीजेपी को या फिर प्रदेश की जनता को कि वो कितनी ताकतवर है। और अब कांग्रेस एकजुट है, एक नई कांग्रेस है जो गणेश गोदियाल के पीछे चलेगी और पूरी टीम एक होगी। ये आज कम से कम कांग्रेस आज पूरा दिखाने की कोशिश करेगी। 3 बजे गणेश गोदियाल कांग्रेस ऑफिस पहुंचेंगे और अपना चार्ज लेंगे। चलिए ठीक है दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और देहरादून से खबर लेते हैं, जहां पर धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट में पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे मामले को लेकर रिपोर्ट पेश किया जाएगा। बता दें कि धामी सरकार ने ग्रेड पे को लेकर एक सब कमेटी भी बनाई है। वहीं कैबिनेट में आपदा प्रबंधन को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव आ सकता है। और भारतोली के पास लोहाघाट विधायक पूरन फर्तेवाल का एनएच विभाग से विवाद हो गया है, जो पहाड़ के 2 जिले चंपावत और पिथौरागढ़ के लिए भारी पड़ गया। एनएच के एई और निजी कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजर ने पुलिस को एक तहरीर दी है। लोहाघाट विधायक पूरन फर्तेवाल के मामले में मारपीट का आरोप लगाया है। इसके बाद एनएच विभाग ऑल वेदर निर्माण में लगी 4 निजी कंपनियां बिल्कुल कार्य बहिष्कार पर चली गई हैं। वहीं कार्य बहिष्कार के कारण 4 दिन से बंद टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच को अब तक नहीं खोला जा सका है। इस विवाद की वजह से पिथौरागढ़ और चंपावत जिले की जनता इसके दुष्परिणाम को भुगत रही है। जब आपस का विवाद है तो इससे जनता का क्या मतलब है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि इस सड़क को अविलंब खोलने के लिए तत्काल प्रयास किए जाएं, अन्यथा इससे पूरे सीमांत की जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो फर्तेवाल से किस तरह से गुस्सा है, फर्तेवाल पर हाथ उठाने का आरोप लगा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक जो भी निजी कंपनियां इस वक्त सड़क निर्माण में लगी हुई है वो बिल्कुल अपना कार्य बहिष्कार करेगी। हम आपको बता दें कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके बाद एनएच विभाग, ऑल वेदर निर्माण, 4 निजी कंपनियां कार्य बहिष्कार पर चली गई है। वहीं कार्य बहिष्कार के कारण पिछले 4 दिन से टनकपुर और पिथौरागढ़ एनएच बंद है, जिसे खोला नहीं जा सका है। तो कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से इस विवाद को खत्म किया जाए और सबसे ज्यादा दिक्कत वहां रहने वाले लोगों को हो रही है, क्योंकि टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच अभी तक बंद है, जिसे खोला नहीं जा सका है। विवाद के कारण एनएच बंद कर दिया गया। हम आपको बता दें कि प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बदतमीजी की एनएच के एई और निजी कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजर ने पुलिस में तहरीर देकर विधायक के खिलाफ कार्य करने की बात कही है। और देहरादून से खबर लेते हैं। राज्य में कोविड कर्फ्यू 1 हफ्ते और बढ़ा दिया गया, लेकिन इस बार कई तरह की छूट दी गई है। राज्य में सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों पर लगी जो रोक थी उसे हटा लिया गया है। हालांकि इसके लिए संबंधित अधिकारी से परमिशन लेनी होगी। वहीं ऑफिस में 50% कर्मचारी बुलाने की रोक भी हटा दी गई है। अब राज्य में सैलून, स्पा भी खुल सकेंगे। साथ ही 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी खुलेंगे। एफआरआई जैसे ट्रेनिंग सेंटर्स को खोलने की भी मंजूरी दे दी गई है। यानी कि राज्य में अब कोविड कर्फ्यू में काफी ढील और छूट दी गई है। और 2 अगस्त से हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू होने जा रही है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार धनंजय चतुर्वेदी ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि अभी ऑनलाइन मोड को भी ओपन रखा गया है। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार की एसओपी के बाद दिए गए स्वास्थ्य दिशा निर्देश के बाद 2 अगस्त से अब इसे लागू करना है। और पौड़ी से खबर लेते हैं, जहां पर मुख्य शिक्षा अधिकारी पर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। 3 साल पहले अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति मामले में पैसे के खुलेआम लेन देन की स्टिंग ऑपरेशन और उसकी जांच में भी मुख्य शिक्षा अधिकारी दोषी पाए गए थे। इसके साथ ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की विधायक निधि से ई लर्निंग सामग्री खरीद घोटाले में भी दोषी पाए गए।
अशासकीय स्कूलों को लेकर हाईकोर्ट के आदेशों को भी नहीं मानने का आरोप है, लेकिन अब तक मुख्य शिक्षा अधिकारी मदन सिंह रावत पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाई है। वहीं डीएम इस मामले में कहा कि विभाग को जानकारी दे दी गई है, तो जिले के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने मामले की जानकारी नहीं होने की बात कही है। माननीय न्यायालय का आदेश है, उसको भी खारिज कर दिया, स्वयं कोर्ट लगा के स्वयं खारिज कर दिया। उसके बाद हमको फिर बेबस होकर माननीय न्यायालय जाना पड़ा और हमने कंटेम्प्ट किया। संबंधित निदेशालय को हमने जांच करवा के उसका आख्या उपलब्ध करा दिया होगा। इसमें अभी विस्तार पूर्वक जो शिकायत हुई और शिकायत का पत्र प्राप्त हो जाता है, उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा कर सकते हैं। जो भी प्रकरण न्यायालय के निर्देश के अनुक्रम में जो अवमानना अगर नोटिस जारी हुआ है, तो उसका जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगा संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। और टिहरी झील के मेगा प्रोजेक्ट के तहत टिहरी झील और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियां बढ़ाने के लिए अब 4 नए बोटिंग पॉइंट तैयार किए जा रहे हैं। पर्यटन विभाग द्वारा नए बोटिंग पॉइंट के लिए डोबरा चांठी, प्रतापनगर और मदन नेगी क्षेत्र में कार्यदायी संस्था द्वारा सर्वे कर लिया गया है, जिसका संचालन टिहरी झील विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। वहीं अब नए बोटिंग पॉइंट पर बोटिंग गतिविधियों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। इससे नए बोटिंग पॉइंट पर शिकार, पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग सहित अन्य बोटिंग गतिविधियां चलाई जाएंगी। जिला पर्यटन अधिकारी का कहना है कि वर्तमान में कोटी बोटिंग पॉइंट में लोग ज्यादा होने के चलते नए बोटिंग पॉइंट तैयार किए जा रहे हैं। हमारे बोटिंग पॉइंट है कोटी में इतना ज़्यादा क्राउडेड हो गया है कि इसमें कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया, तो इसका एक परमानेंट बोटिंग पॉइंट कोटी में प्रस्तावित है इसी योजना के अंतर्गत। और इसके अलावा अपने चांडी डोबरा में एक और नया बोटिंग पॉइंट है जिसको कि टाटा संचालित करेगा। इसके अलावा डीएम महोदय की जो सोच है उनका ये कहना है कि इसको बाइफरकेट करेंगे हम प्रतापनगर एरिया से, टिपरी से और तिवाड़ गाँव से अलग अलग जगहों में, जिसमें प्राइवेट ऑपरेटर अपने बोट का संचालन कर सकते हैं। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नैनीताल में रेहड़ी पटरी दुकानदारों की मनमानी जारी है। शाम 3 बजे तय समय के बाद भी कोरोना संक्रमण के बीच दुकानों को सुबह लगाया जा रहा है, तो पालिका सिर्फ मूक दर्शक बनकर देख रही है। हालात ये है कि पंथ में लगी इन दुकानों में आधे से ज्यादा अवैध हैं, लेकिन कोई कार्रवाई इन पर नहीं की जा रही। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पालिका को वेंडर जोन तय करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद भी पालिका इनको वेंडर जोन नहीं दिला सकी। हालांकि हाईकोर्ट के बाद में फड़ लगाने को लेकर शाम 3 बजे के बाद का समय भी निर्धारित किया, लेकिन उसका भी खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। और बीच में हुआ कि 7 बजे तक जो हमारा लॉकडाउन के पीरियड था कि 7 बजे के बाद दुकानें सब बंद हो जाएंगी, और 5 बजे के बाद भी बंद होने के हुए थे, तो उनको 2-3 घंटे पहले लगा करके उस पीरियड तक का करने का किया था। उसी को ये मानते हुए शुरू से लगाना शुरू कर दिया और लास्ट तक लगा देते हैं, तो इस पर पूरा प्रयास किए जाएंगे। और पार्किंग नैनीताल की एक बड़ी समस्या रही है। सरकार से लेकर नेता तक हर कोई मल्टी स्टोरी पार्किंग का सपना तो दिखाते रहे, लेकिन अब नारायण नगर में पार्किंग का सपना खत्म हो गया है। हालांकि अब जिला प्रशासन ग्रीन पार्किंग के साथ नए विकल्पों का रास्ता बना रहा है। नैनीताल के इसी जाम ने नारायण नगर में मल्टी स्टोरी पार्किंग का सपना जरूर दिखाया था, लेकिन अब 4 साल बाद सपना चकनाचूर हो गया। वन आपत्ति के चलते मल्टी स्टोरी पार्किंग की इजाजत नहीं मिल सकी, तो पार्किंग का टेंशन होटल कारोबारियों के साथ सरकार को फिर से सता रहा है। नैनीताल में पार्किंग नहीं होने से पर्यटकों के वाहनों को वापस भेजा जा रहा है, तो पर्यटन कारोबार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। मल्टी स्टोरी पार्किंग की अनुमति नहीं मिलने के बाद अब जिला प्रशासन शहर के आसपास छोटे पार्किंग के स्पेस को तलाश रहा है। कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से या फिर अन्य कारणों की वजह से इसकी परमिशन हम लोग को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिस स्थान हमारे पास उपलब्ध है उसको मैक्सिमम उसका यूटिलाइज करें। दरअसल नैनीताल में पार्किंग समस्या ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा भी है। हाई कोर्ट ने भी इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। पिछली कांग्रेस सरकार ने नैनीताल में पार्किंग के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा की, तो वर्तमान सरकार से लेकर नैनीताल विधायक संजीव आर्या ने बहुमंजिला पार्किंग को ड्रीम प्रोजेक्ट बताया, लेकिन एक ईंट तक यहां पर नहीं लग सकी। अब चुनावी मुद्दा बनी नारायण नगर की पार्किंग का सपना ध्वस्त होने से कारोबारी नाराज हैं, तो नैनीताल विधायक 24 बीघा जमीन में पार्किंग बनाने की बात कर रहे हैं। तो नैनीताल की मेन समस्या ही पार्किंग है। आप देखिए सीजन जब होता है तो होटल वालों को कोई अगर समस्या है तो पार्किंग की समस्या है। अगर इसका हल नहीं निकलेगा तो टूरिस्ट को भी फर्क पड़ेगा और यहाँ के व्यवसायियों को भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। फॉरेस्ट का दोबारा केस बनाकर 24 बीघा का भेजा,
तो आज हमारे पास 6 बीघा की जगह 24 बीघा ज़मीन है। तो स्वाभाविक रूप से जब 24 बीघा ज़मीन है तो हमने उसी के हिसाब से उसका लेआउट बनाकर हमने उसमें पार्किंग हम डेवलप करने का काम कर रहे हैं, जिसका काम हमने शुरू भी कर दिया है। बहरहाल नैनीताल में अगर बड़ी पार्किंग नहीं बनी तो पर्यटन प्रभावित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे में सरकार और प्रशासन का अगला कदम क्या होगा, देखने वाली बात होगी। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। और अब बात बारिश की करें तो आफत की बारिश से जिंदगी किस तरह से प्रभावित होती है, इसका नजारा विकास नगर के कालसी स्थित हरिपुर में उफनती अमलावा नदी को देखकर लगाया जा सकता है, जहां पर जोकला और हरिपुर समेत आधा दर्जन गांव के लोगों को नदी को जान में जोखिम में डालकर पार करना पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से लोग पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक पुल नहीं बना, जिससे बारिश के दिनों में लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ